Assalamu alaikum students. Welcome to GH Study Spot. Audio Jungle. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड आप सबका थर्ड सेमेस्टर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं और उन्हें हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत इंतज़ार था। फाइनली आज हम स्टूडेंट्स की डिमांड पे क्लास 12 आर्ट्स सेमेस्टर 3 हिस्ट्री का पहला वीडियो लेकर आए हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन एक्साइटिंग जर्नी इनटू द पार्ट्स। ओके, जहाँ सिर्फ हम हिस्ट्री में नॉर्मली डेट और नेम और सिर्फ जंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसके साथ साथ उनके पीछे छिपे सोच, फैक्ट और जो लोगों के स्ट्रगल्स हैं उनको भी समझेंगे। क्योंकि हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग फैक्ट्स। नॉर्मली हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग को बताया जाता है कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ याद करने का नाम है, रट्टा मारने की चीज़ है, बट ऐसा कुछ है नहीं। हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, हिस्ट्री में नॉर्मली ये एक ज़िंदगी की कहानी है जो बताती है कि हम किस सफ़र से गुज़रे हैं, कैसे दुनिया को बदला गया है और कैसे आज का सोसाइटी वैसे बना है जैसे आज हम देख रहे हैं। चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, grab your notebook, focus on the concept and let's begin with the first powerful chapter of semester 3 history. आप लोग का हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन सोसाइटी फ्रॉम 10 to 17 सेंचुरी AD। चूँकि 10 to 17 सेंचुरी ये एक लंबा ट्रांजिशन पीरियड है, 10वीं सदी से 17वीं सदी तक, यानी लगभग 700 ईयर्स। ये 700 साल इतना लंबा वक्त है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बदलती हुई देखने मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर का। द पीरियड फ्रॉम द 10 to the 17th century AD in India history saw major transformation in social, political, economic and religious life। यानी हम लोगों को इस चैप्टर में और 10 to 17 सेंचुरी में जो मेजर चेंजेस, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी वो आपका समाजी यानी सोशल, सियासी यानी पॉलिटिकल, माशी यानी इकोनॉमिक और मजहबी यानी रिलीजियस लाइफ्स में देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ द डिक्लाइन ऑफ मेजर एम्पायर्स लाइक द गुप्तास लेड टू द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। और उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि किस तरह गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होता है 10वीं सदी के स्टार्टिंग में। और चूँकि गुप्ता एम्पायर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था और उसने हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी आबादी पर कब्ज़ा करके रखा हुआ था, बहुत बड़े इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ था। तो यही वजह है कि जैसे ही गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो हिंदुस्तान में बहुत सारी जो छोटी छोटे इलाकाई रियासतें थी उन्हें उभरने का मौका मिला, जिसे हम लोग यहाँ पर रीजनल पावर कह सकते हैं। और उन्हीं रीजनल पावर्स का राइज हम लोगों को 10 सेंचुरी के बाद देखने को मिलता है। उसके साथ जैसे न्यू रिलीजियंस एंड मूवमेंट लाइक सूफिज़म एंड भक्ति इमर्ज इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी डीपली। और साथ ही साथ हमें बहुत सारे मज़हब का फैलाव, जैसे कि मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा आबादी में बढ़ना हिंदुस्तान में, और साथ ही साथ सूफिज़म और भक्तिज़म जैसे जो एक मजहबी मूवमेंट थे उनका कैसे इमर्जेंस होता है हिंदुस्तान में और क्या मेजर रोल रहता है हिंदुस्तान के सोसाइटी में और कितना गहरा असर
हमारे सोसाइटी में उन्हें ये दोनों मजहबी मूवमेंट ने छोड़ा है, उसे भी हम लोग समझते हैं। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम बिकम मोर सेंट्रलाइज ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड मुग़ल पीरियड। और साथ ही हमें सोसाइटी इकोनॉमी के साथ साथ हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल चेंजेस सिर्फ एम्पायर में नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ साथ उन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और मिलिट्री में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। और मोस्टली दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के पीरियड में, क्योंकि ये जो पीरियड है और ये जो बड़ी सल्तनतें हैं, ये दोनों ही सल्तनत काफ़ी लंबे वक्त तक हिंदुस्तान में हुकूमत करती है और इन दोनों ही सल्तनत का काफ़ी दबदबा रहा है हिंदुस्तान में। तो यही वजह कर ये जो दो मेजर एम्पायर्स है, इसमें हम लोगों को कुछ मिलिट्री चेंजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी देखने को मिलेंगी। और इसी टाइम पे जो इंडिया का सोसाइटी था काफ़ी डायनेमिक था और काफ़ी डाइवर्स था। बहुत अलग अलग किस्म के कल्चर भी आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के रिलीजियंस भी आपको हिंदुस्तान में देखने को मिलेंगे। और आज भी आप लोग जानते हैं कि इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री के नाम से जानते हैं। डाइवर्स नहीं बल्कि मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स कंट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ बहुत सारा रिलीजियन यानी मज़हब और बहुत सारे कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हो, उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्स कंट्री। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका पॉलिटिकल फीचर्स के साथ कि पॉलिटिकल फीचर्स में हम लोगों को जैसे क्या क्या देखने को मिल सकता है चेंजेस। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। जैसा कि हम लोग ने बात किया कि विथ द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, विथ द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, यानी जो गुप्ता एम्पायर है जब इसका डिक्लाइन हो जाता है तो हम लोगों को बहुत सारा छोटा छोटा रीजनल पावर्स उभरते हुए दिखते हैं, जैसे राजपूत, चौहान, पाला, छोला, पांड्या, विजयनगर एंड एट्सेट्रा। ये सभी जो मेजर एम्पायर से बाद में बहुत बड़े भी बने और बहुत नाम भी कमाए इन्होंने। और आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जो इंडिया में 1206 में दिल्ली सल्तनत ने अपनी बुनियाद रखी सल्तनत की, तो इनमें से कौन से किंगडम को हरा कर अपनी बुनियाद रखी? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह उन जो बड़े बड़े एम्पायर से हम लोग बात किए, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत का एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मिलिट्री सिस्टम कैसा था। तो दिल्ली सल्तनत फॉर्मेशन होता है 1206 में और मुग़ल एम्पायर का फॉर्मेशन होता है 1526 में। और ये दोनों ही चूँकि एक बड़ी सल्तनत थी और दोनों के जो रूलर्स थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज करके रखे थे। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर सेंट्रलाइज बहुत सुन रहे हैं, तो सेंट्रलाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज वर्ड का मतलब होता है कि राजा किसी पर्टिकुलर कैपिटल, किसी पर्टिकुलर सिटी में बैठकर अपने पूरे एम्पायर को एक ही जगह से कंट्रोल करेगा, एक ही जगह से चलाएगा और हर सिस्टम को हर तरीके से हर इलाके को मैनेज करेगा। इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री में क्या क्या चेंजेस आए? मिलिट्री में चेंजेस से मुराद एक तो हम लोग को देखने को मिलता हुआ दिल्ली सल्तनत के टाइम पे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने अपने मिलिट्रीज़ के लिए एक इक़्तिदारी सिस्टम लाया था, एकता। उसी के साथ साथ मुग़ल एम्पायर में भी हम लोग को मनसबदारी सिस्टम मिलेगा। और जो वर्ड मनसबदारी है वो मतलब मनसब से लिया गया है और मनसब का मतलब होता है किसी एक मिलिट्री ऑफिसर्स को एक ओहदा प्रोवाइड करना। और उसके साथ साथ हमें उन्होंने देखेंगे कि उन्होंने किस तरह रिलीजियस चीज़ों में भी चेंजेस पैदा करने की कोशिश किए। जैसे दिल्ली सल्तनत ने एक तरह का टैक्स लाया था जिसे हम लोग तारीख़ में जजिया टैक्स के नाम से जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत ने उस टाइम पे ये जो जजिया टैक्स है ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉन मुस्लिमों पर इम्पोज किया था, लागू किया था। बट मुग़ल सल्तनत के टाइम पे अकबर ने क्या किया, ये जो जजिया टैक्स है ये जजिया टैक्स नॉन मुस्लिमों पर से हटा दिया।
ओके। सो पॉइंट नंबर 3, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट एंड अलायंसेस। हमें अब वो कुछ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट भी मिलेंगे, जैसे बहुत से ऐसे राजा महाराजा थे और बहुत से जैसे तुर्की और मंगोल, दो बहुत ही अजीम और बहुत ही फेमस एम्पायर कह सकते हैं हम। ये दोनों ने इंडिया में कई मरतबा हमला किया और बहुत जगह बहुत बार लूटा इंडिया को। जैसे कि सिकंदर लोदी के टाइम पे भी मुग़ल सल्तनत आए, मंगोल आए, तैमूर वगैरह, ये सभी ने इंडिया को बहुत तरीक़े से कई मरतबा लूटने की कोशिश की। उसके साथ साथ हम लोग समझते हैं अलायंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अलायंस का मतलब हम लोग समझते हैं। अलायंस का मतलब होता है कि दो ग्रुप के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड हो जाना, यानी दो बड़ी कंट्रीज़ या फिर कह सकते हैं दो बड़े सल्तनत एक दूसरे के साथ दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के एली बन जाते हैं। एली का मतलब होता है फ्रेंड, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ या फिर एक सल्तनत दूसरे कंट्री के साथ जब गठजोड़ बना लेता है, अपना एक रिलेशन बिल्ड कर लेता है, अपना दोस्ती कर लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अलायंस। ठीक है। और उस टाइम पे अगर कि कंट्री एक सल्तनत को दूसरी सल्तनत के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना था, तो उसका एक जो मेजर या आप कह सकते हैं नॉर्मल तरीका होता था मैरिजेस के थ्रू, यानी वो अपने ख़ानदान में अपने एक राजा से दूसरे राजा की शादी करवा देते थे। तो इस जगह पर एक सल्तनत की दूसरे सल्तनत के साथ रिलेशन बिल्ड हो जाता था, इसको हम लोग कहते हैं अलायंस। उसके साथ साथ उस टाइम पे जो इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी किस तरह पॉलिटिकल को इफ़ेक्ट करती थी उसको समझते हैं। जैसे कि उस टाइम पे लोग को चूँकि ट्रेन हुआ नहीं करता था, जहाज शिप मतलब कि एयरप्लेन्स हुआ नहीं करते थे जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड वगैरह कर पाए, लेकिन उस टाइम पे भी जो तिजारत थे बहुत ही ज़्यादा पैमाने में होता था। जैसे उस टाइम पे लैंड रूट और सी रूट के टाइम पर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड किया करता था, और उसके साथ साथ वो हैंडीक्राफ्ट जैसे चीज़ों पर भी फोकस करते हैं। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है वो चीज़ें जिन्हें हाथों से बनाई जाए, इसे हम लोग हैंडीक्राफ्ट कहेंगे। और उस टाइम पे बहुत सारे सिटीज़ को भी डेवलप किया गया, जो आज के टाइम पे या फिर उस टाइम पे भी बहुत से बाहर से लोग आते थे और विज़िट करते थे इसको देखने के लिए सिर्फ, जैसे कि दिल्ली एंड आगरा। और बहुत से आर्किटेक्चर भी डेवलप किए गए, बहुत से जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल एंड साउथ इंडियन बहुत ऐसे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आज के टाइम पे इंडिया का एक अर्निंग जरिया है, अर्निंग मतलब कि इंडिया आज के टाइम पे इन सब चीज़ों से बहुत पैसा कमाती है। ताजमहल में हर साल लाखों लोग विज़िट करते हैं, कुतुब मीनार को और अदर्स चीज़ें। ठीक है, चलिए हम लोग अब समझते हैं सोशल फीचर्स के ऊपर आते हैं। एक मिनट, सोशल शिट लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सोशल फीचर्स, ठीक है, समाजी चेंजेस। जैसे कि उस टाइम पे इंडिया चूँकि थोड़ा पुराना रिवाज को लेकर चलते थे, ट्रेडिशंस वगैरह को लेकर चलते थे, और लोग चूँकि इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उस टाइम पे लोग कास्ट वाले सिस्टम को बहुत ज़्यादा पैमाने पर, बड़े पैमाने पर सपोर्ट करते थे। तो उस टाइम हिंदुओं में 4 कास्ट होते थे, और उस 4 कास्ट को हम लोग उस टाइम पे 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 कास्ट में ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रियास है, वैश्या है और शूद्रा है। ठीक है, ऑर्डर वाइज ब्राह्मण सबसे ऊपर रहते हैं और सबसे बड़े कास्ट के लोग हैं, उसी तरह शूद्रा सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे लोग हैं। ठीक है, और उस टाइम पे अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था कि कोई भी ऐसा शख्स जो गली मतलब कि बहुत निचले जात का हो, उसे लोग छूत कहते थे। ठीक है, अनटचेबल, यानी वो शख्स बाकी आम लोगों की तरह एक ही स्कूल में नहीं पढ़ सकता था, एक ही कुएं से पानी नहीं पी सकता था, यानी पब्लिकली साथ में नहीं रह सकता था। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अनटचेबिलिटी। बट आज के टाइम पे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, वो इस चीज़ पे बहुत ही ज़बरदस्त रोक लगाया हुआ है कि अगर कोई भी अनइक्वालिटी और अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा, तो आर्टिकल
14 में ये चीज़ बता दिया गया कि उसे हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि बहुत सारा हम लोग को रिलीजियस डाइवर्सिटी या फिर कह सकते हैं रिलीजियस चेंजेस देखने को मिलेंगे। उस टाइम पे इंडिया में 4 मेजर रिलीजन एग्जिस्ट किया हुआ था, हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड इस्लाम। और 10th सेंचुरी के बाद से ही इंडिया में इस्लाम का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ओके। और उसके साथ साथ उस टाइम पे अब जैसे हम लोग ने बात किया, भक्ति मूवमेंट का इमरजेंस देखने को मिलेगा, सूफ़ी मूवमेंट का इमरजेंस देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट है। ये मूवमेंट ऐसा है जो पूरी दुनिया को एक मैसेज देती है कि अगर कोई कंट्री में बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो बिना किसी कन्फ्लिक्ट के, बिना किसी भेदभाव के, हाँ, किस तरह इक्वालिटी के साथ, पीस के साथ, सुकून के साथ रहा जा सकता है। ये मैसेज हम लोगों को इन दोनों मूवमेंट के ज़रिए मिलता है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे आता है, स्टेटस ऑफ वुमेन। जैसे कि वुमेन फेस रिस्ट्रिक्शंस। आज के टाइम पे भी हम लोग बहुत जगह देखते होंगे कि औरतों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस पे रखा जाता है कि आपको ये करने की इजाज़त नहीं है, तो आप ये नहीं कर सकते, तो आप यहाँ नहीं जा सकते। और यही वो चीज़ें हैं। और उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत मतलब इससे बहुत ज़्यादा ही होता था उस टाइम पे कि औरतों पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे कि आपको सियासी मामलात में आपको बोलने का हक़ नहीं है, ना ही आप बाहर के मामलात में कहेंगी, आपको बाहर जाने का हक़ नहीं है, आपको ये करने का हक़ नहीं है, आपको वो करने का हक़ नहीं है। तो उस टाइम के औरतों को रिस्ट्रिक्शन को बहुत ज़्यादा ही फेस करना पड़ता था। चाइल्ड मैरिजेस, हम लोग तो लास्ट 100 साल के पहले भी जाएंगे तो उस टाइम पे देखते होंगे कि बहुत ऐसे होंगे जो उसका 15 साल 16 साल में 16 साल जैसे बच्चियों का शादी कर दिया जाता था। और उस टाइम पे ये चीज़ बहुत ही कॉमन हुआ करता है कि लोग बच्चियों को 10 साल 12 साल की उम्र में शादियाँ कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। उस टाइम पे पर्दा सिस्टम भी था। पर्दा सिस्टम मतलब देखे होंगे पुराने फिल्मों में या फिर पुराने फिल्मों में ही कि जो पुराना ट्रेडिशंस था, रस्म व रिवाज हुआ करते थे, वहाँ पर औरतें घूंघट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, घूंघट रखती थी, पर्दा। किसी के सामने वो बिना घूंघट बिना पर्दे के नहीं आएगी, तो इसे लोग पर्दा सिस्टम कहते थे। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी मतलब कि कह सकते हैं बहुत मुश्किल बना देते थे। हालांकि मज़हब उतना मुश्किल है नहीं अगर देखा जाए, जितना उस टाइम पे रस्म रिवाज वगैरह इंक्लूड करके लोग बना देते थे आज के टाइम पे भी। उसके साथ साथ सती वर प्रिवलेंट, सती सिस्टम जिसे इंडिया में राम मोहन राय ने ख़त्म किया, सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज मतलब कि ऐसा रस्म जहाँ पर अगर किसी के घर में किसी के औरत का मतलब हस्बैंड इंतकाल फरमा जाए तो उसके हस्बैंड के इंतकाल के बाद उसे भी उसी आग में उस औरत और उस मर्द को दोनों ही को एक ही आग में जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी जिसे बाद में राजा राम मोहन राय ने ख़त्म किया, ठीक है। चलिए 4th नंबर पॉइंट, एजुकेशन एंड कल्चर। उस टाइम पे एजुकेशन कुछ खास था नहीं, बट जो भी था थोड़ा बहुत था। जैसे उस टाइम पे संस्कृत, पर्शियंस और जो रीजनल लैंग्वेजेस हुआ करते थे ज़्यादा बोली जाती थी, और यही वो लैंग्वेजेस हैं जो उस टाइम पे बढ़ी आगे जाकर। और जैसा कि आपके टाइम पे जो उर्दू हम लोग पढ़ते हैं, उर्दू भी आपका 11 या 12 सेंचुरी में ही इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, फैलती है, जिसे हम लोग रीजनल लैंग्वेज डेवलप होती है। उसके साथ साथ लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर को भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को पढ़ाया गया, बताया गया। चलिए अब हम लोग आते हैं इकोनॉमिक फ़ीचर्स के ऊपर, क्या क्या सियासी मतलब कि माशी मामलात में क्या क्या हम लोग को चेंजेस या फिर अलग अलग तरह से काम होता होगा उसे देखेंगे। एग्रीकल्चर, अभी भी कह सकते हैं आप और पहले भी जो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स होते थे इंडिया के हो या फिर पूरा वर्ल्ड का आप कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर बेस्ड काम करते हैं।
उनका जो काम होता है वो एग्रीकल्चर से ही होता है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही मालूम होते हैं। जैसे मेन सोर्सेस ऑफ इनकम एंड लाइवलीहुड, यानी जो किसान होते थे, जो आम लोग हुआ करते हैं, उनका जीने का, उनका ज़िंदगी और उनका इनकम का जो ज़रिया होता था, सोर्स, वो एग्रीकल्चर से होता था। और जब जो लोग भी खेती बाड़ी करेंगे उनको अपने किंगडम्स में, अपने राजा को एक लैंड का टैक्स देना होगा, रेवेन्यू, और ये किंगडम का और राजा महाराजा का ये प्राइमरी रेवेन्यू होता था, प्राइमरी टैक्स होता था। ठीक है। ट्रेड, जैसे कि हम लोग पहले ही बात किए कि इंडिया ज़मीनी और समुद्री दोनों तरह से तिजारत करता था। ज़मीनी किसके साथ? ज़मीनी वो सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत करता था, और जब उन्हें बाहर ऐसे कंट्रीज़ जो ज़मीन से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जैसे कि यूरोप, उनके साथ वो समुद्री तिजारत करते थे और हैंडीक्राफ्ट का इस्तेमाल करते थे, हाथ से बनाई हुई चीज़ें। और इंडिया के मसाले आज भी फेमस थे, कल भी फेमस है और पहले भी फेमस थे और हमेशा रहेंगे। इस टाइम पे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ के लोग लेकर फ़रोख्त किया करते हैं। जैसे और टेक्सटाइल का भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड हुआ करता था, कॉटन्स एट्सेट्रा का। ठीक है। गिल्ड सिस्टम, लोकल आर्टिशियंस फॉर्म्ड गिल्ड टू मेंटेन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसिंग, यानी इलाके में लोगों ने एक ग्रुप बनाया। गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, जिसे उस टाइम पे गिल्ड कहा जाता था। तो उस टाइम पे गिल्ड सिस्टम हुआ करता, जहाँ पर वो लोगों, कुछ लोगों का ग्रुप बनाते थे और हर जगह जाकर इस चीज़ को चेक करते थे और मेंटेन रखते थे कि प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं। उसके साथ जो प्राइसिंग जो दे रहा है, कीमत है, वो गलत कीमत में दे रहा है या फिर मुनासिब कीमत में दे रहा है, इस चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता था। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स के ऊपर। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में बताया जा रहा है कि उस टाइम पे नॉर्मली 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का जो भी राजा महाराजा थे, वो लोग ट्राई करते थे सेंट्रलाइज रूल चलाने का, स्पेशली ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुग़ल पीरियड में। यानी दिल्ली सल्तनत और मुग़ल पीरियड में ज़्यादा तादाद में स्पेशली सेंट्रलाइज रूल को इम्पोज किया जाता था। जैसा कि आपको हम बताए, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एक राजा अपने कैपिटल में बैठ के या फिर अपने एक पर्टिकुलर सिटी में बैठकर अपने पूरे इलाके को, पूरे सल्तनत को मैनेज करता हो, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज रूल। ओके। पॉइंट नंबर 2 में मनसबदारी सिस्टम के बारे में बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अकबर ने, और उसका मकसद था कि एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री बनाने का। यानी ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक ऐसा मिलिट्री जो कि स्टैंडिंग हो, ताकतवर हो, उसके साथ साथ मतलब कि उसे मालूम होना चाहिए उसे कब लड़ना चाहिए, कब नहीं लड़ना चाहिए। उसे एक एक इलाके, मतलब कह सकते हैं आपके मिलिट्री को डिवाइड कर दिया जाता था अलग अलग पोजीशंस में, कि आप इस इलाके के लिए बने हैं, आप यहाँ पर ये इलाके को मेंटेन कीजिएगा। तो वो सभी फ़ौजी को एक शख्स के हवाले कर दिया जाता था, जिसे मनसबदार कहते थे उस टाइम पे। ठीक है। और इसी सिस्टम को हम लोग मनसबदारी सिस्टम कहते हैं। और उस टाइम पे लोकल गवर्नेंस भी हुआ करते थे, जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग कह सकते हैं रूरल गवर्नेंस चलता है, रूरल गवर्नेंस। उस टाइम पे लोकल गवर्नेंस का चलन भी था, पंचायत सिस्टम हो गया और विलेज सेल्फ रूल भी था। जैसे कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो सिर्फ बड़े शहरों को ध्यान में नहीं रखते थे, उसके साथ साथ उन सभी छोटे गांव को भी ध्यान में रखते थे जहाँ तक उनका नज़र नहीं जाता हो, उन सभी इलाके को ख्याल रखते थे। और इक़्तिदारी सिस्टम, जिसे हम लोग एकता सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एकता सिस्टम दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था लैंड रेवेन्यू को मैनेज करने के लिए और मिलिट्री सिस्टम को। इस सिस्टम में किसी एक शख्स को एक इलाके का पावर दे दिया जाता था कि आप उस इलाके का रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और उन्हें एक आर्मी प्रोवाइड कर दी जाती थी और वो उस इलाके का इक़्तिदार हुआ करता था, और ये रेवेन्यू वो अपने राजा को प्रोवाइड करता था।
तो ये जो चेंजेस हम लोग कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो चेंजेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज रूल का होना, अपने इलाके में मनसबदारी को बढ़ावा देना, लोकल गवर्नेंस को प्रमोट करना और इक़्तिदारी सिस्टम, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या क्या चेंजेस हम लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, ये हम लोग सभी पढ़ा है। तो हम लोग अलग से बाद में भक्ति मूवमेंट को पढ़ेंगे, सूफ़ी मूवमेंट्स को पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स है, चाहे वो विजयनगर हो, जो भी हो, उसको भी हम लोग अलग से बाद में पढ़ेंगे। ये आपका एक मजमुआ था बहुत सारी चीज़ों का, जो आपको बताया है कि 10 to 17 सेंचुरी में इंडिया में हम लोगों को ये सभी चेंजेस देखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझते होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ इस वीडियो में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, उसे इंशाल्लाह हम कमेंट में ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद भी और वीडियोस आपके लिए पोस्ट किया जाए तो काइंडली इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कि हमें भी पता चले कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा हमारे वीडियोस से जुड़े हुए हैं और उनका डिमांड है इस चीज़ों के लिए। तो शेयर एंड मोर शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।